तो आज ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसके अंदर हाँ आज हम स्टार्ट करेंगे इंसुलिन वगैरह ना बेटा, इनसे। तो फटाफट थोड़ा सा पोर्शन बचा है बायोटेक्नोलॉजी का, बाकी तो निपट चुका है पूरा। तो अपन देख लेते हैं फटाफट फटाफट क्या है। इंसुलिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम एक्चुअली फोन लॉक हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। अरे ओके ओके सुमन, ऐसे कैसे? हाय साक्षी, हाय कोमल। मैं आपको बताना भूल गया, उसने कहा था आपको बताने को बट मैं बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। अरे यार, मतलब सिमरन का फोन तो रॉक हुआ ही हुआ, साथ में समीर ने भी धोखा दिया उसे। यार मतलब सिमरन ऐसे कैसे? ध्यान रखो यार बेटा। इंसुलिन देखो, इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन देखो, जैसे आपको कोई डायबिटीज वगैरह है तो डायबिटीज में क्या होता है कि आपका शुगर लेवल जो है ना बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो यार अब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया तो दवाई लेने पे ना कुछ कुछ लोगों के कम हो जाता है। रोज सुबह उठ के खाली पेट दवाई ले लेते हैं, शाम में ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। पर किसी किसी का ना डायबिटीज में शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ा होता है कि यार उनका दवाई से काम नहीं चल पाता। उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ताकि उनका हाथों हाथ ना जो डायबिटीज जो शुगर का लेवल है वो कम हो। तो ये जो इंसुलिन है ये आखिर बनी कैसे है, ठीक है। ये आखिर बनी कैसे है? तो इंसुलिन बहुत तरीके से बन सकती है यार। मतलब इंसुलिन ना मतलब आर्टिफिशियली भी बन सकती थी, और एक इंसुलिन जो बनाई गई वो एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके भी बनाई गई। तो क्या मैम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके बनाई गई वो इतनी इफेक्टिव है कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही है खुद से वो उसको बराबरी टक्कर दे पाए? तो हाँ, आंसर है हाँ। वो उसके बिल्कुल बराबरी की थी और वो उतनी ही इफेक्टिव थी। इसलिए हमने ना थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियली जेनेटिकली मॉडिफाई कर करा के उसको इंसुलिन को बनाया। तो हमने इंसुलिन को कैसे बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो इंसुलिन है ना, आप उसमें ये याद रखो कि दो क्या नाम है, दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पेप्टाइड चेन। ठीक है, कौन कौन सी होती है? चेन ए और चेन बी, ठीक है। चेन ए और चेन बी। हाँ, तो मैंने आपको एलर्जी का बता रहे थे। अच्छा, एक सेकेंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी शो हो रही है आपको स्क्रीन? नहीं, एक सेकेंड। ठीक है ना। तो अब है ना, देखो फिर जो चेन ए और चेन बी है, ये कौन से बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, उससे ना शो होते हैं। ठीक है। तो अब जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स बोले तो इंसान, हम लोग, इसके अंदर जो इंसुलिन है ना वो एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होती है। मैम उससे क्या मतलब है कि मतलब ना ये पहले एक अनइफेक्टिव फॉर्म में रहती है, ये अनमेच्योर्ड फॉर्म में रहती है, हमें इसको मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैम ये अनमेच्योर फॉर्म में कैसे रहती है, हमें कैसे पता पड़ता है? उसके अंदर बेटा अनमेच्योर फॉर्म में ना जब ऐसा वो प्रो हार्मोन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर एक स्ट्रेच प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रेच को हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड। ठीक है। तो ये जो सी पेप्टाइड है ना, ये नॉट प्रेजेंट इन इंसुलिन। जब मेच्योर, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं ना, ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब इसको मेच्योर करते हैं, जब इसकी पूरी हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, हम इस सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। ठीक है। तो पर क्या ये प्रोसेस इतना इजी था? नहीं, ये प्रोसेस ना बहुत मेजर चैलेंजिंग था। क्यों? तो इसको कि मतलब सी पेप्टाइड को हटाना है, मेच्योर इंसुलिन बनानी है। तो एक इली लिली करके अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस थी, 2 डीएनए सीक्वेंस ली थी। एक थी ए और एक थी बी। ये 2 डीएनए सीक्वेंस थी। ठीक है।
2 डीएनए सीक्वेंस। बेटा मैं तो अपने घर से ही ले रही हूँ आज भी क्लास। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 2 डीएनए सीक्वेंस थी इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। कौन से प्लाज्मिड में? 2 सीक्वेंस ही ए और बी, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड कौन सा? ई कोलाई के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनी? इंसुलिन चेन बन गई है। ठीक है, तो और एक याद रखना यार, कि ए और बी एक साथ नहीं बनती है, ये हमेशा सेपरेटली बनाई गई। क्या की? इनको सेपरेटली बनाई गई। ठीक है, सेपरेटली बनाई गई, इनको एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर इनको क्या किया? जोड़ दिया गया। सेपरेटेड, एक्सट्रैक्टेड और फिर कंबाइन। और कंबाइन किससे किया गया? मैंने बताया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ऐसे करके इंसुलिन बनाई गई। और ये जो सी है, सी पेप्टाइड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो आपने वो डायग्राम देखा होगा कि ए ऐसे होता है, ए चेन, फिर होती है बी चेन, और फिर मिच्योर के अंदर ये ऐसे इसको कंबाइन कर दिया जाता है और ये मिच्योर इंसुलिन बन जाता है। ये ऐसे करके आपके डायग्राम है ना। तो ये आपके हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका इंसुलिन का बात। अब करते हैं हम जीन थेरेपी की बात। जीन थेरेपी मतलब क्या, कि कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं जो बच्चों में होते हैं या फिर एम्ब्रियो में होता है ना, या फिर बचपन में ये सब होते हैं। तो कुछ ऐसे डिफेक्ट है जो इजीली करेक्ट नहीं किए जा सकते थे, तो उसके अंदर जीन थेरेपी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो जीन थेरेपी में मैम करते क्या है, उसके अंदर क्या करते हैं, जीन्स लेते हैं, जीन्स इंसर्ट करते हैं एक इंसान के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको? एक जीन लिया जाता है कहीं से और इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर उसे डाला जाता है डिजीज को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली जो जीन थेरेपी थी ना, सबसे पहले जो जीन थेरेपी थी वो 1919 में की गई थी, एक 4 साल की लड़की के अंदर, जिसको डिजीज थी ADA, एडिनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर में क्या था, और ये इस एडीए में क्या होता है यार, ये जो होता है ना एडिनोसिन डी अमीनेज, ये किसके लिए जरूरी होता है? इम्यून सिस्टम को फंक्शन, इम्यून सिस्टम अच्छे से अपना फंक्शन करे, उसके लिए एडिनोसिन डी अमीनेज ये बहुत जरूरी होता है। अब अगर यही नहीं होगा ना, तो ये अपना जो इम्यून सिस्टम है ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब इसके अंदर डिसऑर्डर हुआ, डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ? डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए। जो एडीए का जीन था वो हट गया। जब एडीए हुआ तो उसका जो जीन था जो बनाता था एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेज, वो ही हट गया। ठीक है, तो अब इसको क्योर कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या था? इसके 2 इलाज से थे, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, ठीक है, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लियर है सबको? है ना। तो अब हमने ना ये वाला जो प्रोसेस है इसी को कंटिन्यू करते हुए एडीए इज गिवन, कैसे दिया जाता था? बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाता था। ठीक है, अपना क्या करते थे इस प्रोसेस के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। जो लिम्फोसाइट्स होते थे ना, ब्लड से निकालते थे पेशेंट के। जैसे है ना समीर पेशेंट है एडीए का, तो इसके अंदर क्या किया, इसके मतलब ब्लड से ना लिम्फोसाइट निकाला और बाहर कल्चर मीडियम में इसके ब्लड को ग्रो किया। ठीक है, तो अब जो फंक्शन इसकी, अब ये जो कल्चर मीडियम ग्रो किया है समीर का बाहर, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एडीए, क्या डाल देंगे, एडीए सी डीएनए, क्या डाल देंगे, एडीए सी डीएनए इसके अंदर डाल देंगे। फिर ये जो बना है, ये वापस, ये जो हमारा बना है इसको वापस हम लिम्फोसाइट में डाल के पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, पेशेंट के अंदर बोले तो वापस समीर के अंदर डाल देंगे। इवेंचुअली क्या किया, बाहर निकाल के इसके अंदर ये डाला है, फिर लिम्फोसाइट वापस पेशेंट के अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा,
मैंने नहीं देखी जुबिया ये मूवी, ठीक है। बट यार क्या ये प्रोसेस इजी था? बार बार समीर के अंदर से निकालना, फिर उसके लिम्फोसाइट में ये सब करना, ये सब बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि समीर भी परेशान हो रहा था और ये प्रोसेस रोज रोज करना था। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन था, हमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या किया, जीन आइसोलेट किए फ्रॉम बोन मैरो, जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। और उसने क्या प्रोड्यूस किया, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, एडीए। फिर उसको कर दिया जाता था इंट्रोड्यूस एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाया करता था, सिर्फ ये वाला परमानेंट, कि भैया जीन आइसोलेट करो बोन मैरो से, उसमें से फिर प्रोड्यूस हो जाता था एडी, और उसको जब प्रोड्यूस हो जाता था तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दो। तो ये परमानेंट इलाज है। बाकी ये समीर वाला जो स्कैम चला रहे थे वो तो फालतू की बात थी, वो तो टेम्पररी इलाज था, ठीक है। तो अब कोई बीमारी है, अपन को कैसे पता पड़ेगा कि यार जैसे कोई भी बीमारी हो गई है, उसको हमें पता करना है, लाइक HIV हो गया, सॉरी एड्स हो गया, है ना, और एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी बीमारी कैसे पता पड़ेगी? पर देखो कोई भी तब पता पड़ती है जब इन्फेक्शन या कोई भी वायरस है बॉडी में वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, तब इजीली डिटेक्ट कर पाता है। पर मैम तब तक बीमारी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। हमें कोई भी बीमारी है जो छोटे से लेवल पे पता करनी है और वो बहुत इजीली पता करनी है, तो हम अलग अलग टेक्निक से यार मतलब उससे पता कर लेते हैं, लाइक PCR जो एम्प्लीफिकेशन करवा देता है, एम्प्लीफिकेशन उससे पता कर सकते थे। एलिसा इससे पता कर सकते हैं, है ना। एलिसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे, ठीक है। तो ना ये एक बात याद रखना, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, एलिसा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? अब ना ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं एलिसा में, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है सैंडविच मेथड, और एक होता है कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर है ना हम क्या देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की अगर बात करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस क्या करता है कि जैसे ना ये क्या करता है, डिटेक्ट एंटीजन कंसंट्रेशन इन अ सैंपल। कोई भी सैंपल है उसके अंदर एंटीजन कितना है, ठीक है, मतलब जो बीमारी कर रहा है जो कोई ऑर्गेनिज्म वो कितना है वो पता करता है। तो अभी कैसे पता करवाया जाता है एंटीजन का कंसंट्रेशन कितने अमाउंट में है, उसके अंदर क्या किया जाता है, माइक्रो टीटर वेल्स, ऐसे गोल गोल वेल्स होते हैं, वेल्स जो वेल्स को कोटेड विथ एंटीजन, ऐसे कोई भी आप इमेजिन करो ये कोई वॉल्स है, उसको ऐसे गोल गोल ना पूरा कोट कर दिया गया है एंटीजन से, मतलब जो बीमारी करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उससे कोट कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर वेल देन वॉस्ड, ये बाद में करेंगे, वॉश तो ठीक है, और एक तरफ क्या कर दिया गया है, एंटीबॉडी और solution having antigen, ठीक है। एंटीबॉडी और एक सोल्यूशन जिसमें एंटीजन है उसको मिक्स किया गया और उसको इसी के अंदर डाल दिया गया, इस वेल के अंदर। पहले इस वेल के अंदर कोट किया गया एंटीजन से, ठीक है, फिर इसके अंदर इस सोल्यूशन को भर दिया गया। जब ये पूरा प्रोसेस हो गया इसके अंदर फिर वेल को खाली किया गया, धोया गया, टू रिमूव्ड एनी अनबाउंड, उसको धोया गया, खाली किया गया कि कोई अनबाउंड एंटीबॉडीज तो नहीं रह गई, ठीक है, ठीक है।
Sorry for it within some margin. Okay, okay. Concentration of antibodies concentration in सैंपल। ऐसे है बेटा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, तो फिर ये तीसरा पॉइंट समझ आ गया। पहले इसको कोट किया गया, फिर इसको सैंपल को डाला गया, फिर इसको खाली कर दिया गया, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज है, वो दोनों तो कॉम्बिनेशन मिलके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। पर कोई एंटीबॉडीज है जिसको इतना एंटीजन नहीं मिला है, वो अनबाउंड रह जाएगी, तो उसको देखा कि उसको रिमूव किया गया कि वो कितना है। तो देखो, एक चीज अपन को पता पड़ेगी, मोर concentration of antigen in sample, जितना ज्यादा इस सैंपल में एंटीजन होगा उतनी कम लेस फ्री एंटीबॉडी होगी, क्योंकि वो बाउंड कर जाएगी, है ना, अवेलेबल टू इंटरेक्ट विथ एंटीजन विच इज कोटेड इन वॉल। वेल, जितना ये देखो, पहले क्या किया, एंटीजन और एंटीबॉडी, जितना ज्यादा ये एंटीजन होगा उतना ज्यादा ये दोनों पहले कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे जब ले देके थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा, वो तो जाके एंटीजन से बनाएगा ना। तो वही ये खाली करके यही बताया गया कि देखो, खाली किया तो अगर यहाँ पे कुछ निकल रहा है बाहर एंटीबॉडीज, मतलब अंदर एंटीजन सारे बाउंड हो चुके हैं, एंटीजन से पहले ही वो बना चुके हैं बॉन्ड। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो इससे हम बोल सकते हैं एलिसा इज एडेड टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द वॉल, कि एंटीबॉडीज कितनी है ये हमें पता पड़ गया। तो फिर इसके बाद जो कंसंट्रेशन है ना, इसको हम कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इससे हम पता कर लेते हैं। क्लियर है सबको? ऐसा कोई डिटेल में तक जाने का जरूरत नहीं था, बट ठीक है, अगर इनके साथ आता है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसके अलावा हमारा देखो और क्या बच रहा है कि हाँ, और फिर हमारा वो बच रहा है कि इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर हम ना मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ कुछ डाल के चेंजेस करवाए, और वो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप इंसुलिन बना रहे हो, तो इंसुलिन ना सीधा सीधा बनाई, वो सही है या नहीं वो सीधा हम में टेस्ट नहीं कर सकते, पहले उसको हमें कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग में टेस्ट करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। पता पड़ा सीधा है ना डोज डाल दिया अंजलि में, अंजलि तो ऐसे हो गई यार मेरे साथ क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। पर अंजलि के साथ ऐसा ना हो, इसलिए पहले वो जानवरों में ना टेस्ट किया जाता है। तो इंसान ट्रांसजेनिक जो एनिमल है, ठीक है, उनको क्यों क्यों यूज किया जाता है? जैसे पहले एक रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कुछ भी पता करने के लिए कि जैसे फैक्टर्स इन ग्रोथ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, वो पता करना है, तो वो सही से मतलब काम करेगा नहीं करेगा इंसानों में, इफेक्टिव है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम एनिमल्स को यूज देते हैं। दूसरा, कोई भी डिजीज है उसकी स्टडी करने के लिए कि मतलब ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, ये पता करने के लिए ना हम एनिमल्स को यूज करते हैं। दूसरा, जैसे कैंसर हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कि मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, है ना, मैंने आपको क्या बताया, वो सीधा के सीधे ना इंसानों में से नहीं बन जाते। कि पता पड़ा कि हम ना किसी को जूबिया को ले लिया गया, अब मुझे चाहिए एक प्रोडक्ट, तो वो मैं जूबिया के अंदर बना लूंगी। जूबिया तो सीधा मतलब हल्ला बोल दे कि ऐसे कैसे तुम मेरे अंदर कोई प्रोडक्ट बना दे रहे हो, नहीं। पर इंसान, वो जानवर जो होते हैं बेचारे भोले भाले होते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार उनका फायदा उठा लेते हैं, उनके अंदर हम कुछ डाल के या उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करके हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, या कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे काम के होते हैं। जैसे आप इसके अंदर पढ़ोगे यार, जैसे एक वो उसका दे रखा था, दैट प्रोड्यूस यूजफुल created by introduction of portion of DNA which codes for a particular product। एक वो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1, हाँ, अल्फा 1 एंटी
ट्रिप्सिन, ये है ना ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल होता है ना। तो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो एम्फाइसीमा ट्रीट करता है। तो ये कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? ये कहीं से नहीं मिलता, इंसानों से मिलता है ना। क्योंकि जूबिया ने मना कर दिया था, मेरे से आप नहीं निकालोगे, इसलिए समीर जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको गुस्सा आ गया, बोले तुम बाहर में जाओ, हम जाएंगे इंसानों के पास, वो जानवरों के पास। समीर गए जानवरों के पास और उन्होंने वहां से एंटी ट्रिप्सिन वगैरह ये जो भी है वहां से निकाला, ठीक है। फिर वैक्सीन की सेफ्टी है, पता पड़ा अगर सीधा जूबिया के अंदर सीधा की सीधा मैं वैक्सीन इंसर्ट कर दी, पता पड़ा जूबिया को है ना सदमा लग जाता, नहीं। तो जूबिया को ऐसा ना हो इसलिए वैक्सीन की सेफ्टी पहले है ना दूसरे जानवरों में चेक कर ली गई थी। और फिर वो केमिकली सेफ है नहीं सेफ है, ये सारा प्रोसेस था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब बात तो ये है कि मैम, बात तो ये है कि मैम ये जो इंसान जो होते हैं वो मना कर देते हैं, पर बेचारे जानवर मना नहीं कर पाते, तो क्या हम जानवरों के साथ ऐसे ही अत्याचार करते रहे? जूबिया ने बोला मेरे में मत करो, जानवरों में करो, तो क्या ऐसे ही चलने दे? नहीं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, वो जानवरों का ध्यान रखती है। तो उन्होंने इंसानियत के नाते एक वो लगा दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं करने दोगे तो आपको कोई भी जानवर पे कुछ भी करने से पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे ना वो पहले आपको लेने पड़ते हैं, ग्रांट लेने पड़ते हैं, जो कि कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं यार, मतलब एक आध टर्म से जैसे आपको पता होगा बायोपेरेसी के बारे में, ठीक है। और हाँ, एक बायो पेटेंट वर्ड होता है। बायो पेटेंट क्या होता है कि देखो आज ना मार्केट में, देखो एक सेकेंड में आपको, जैसे आज तन्नू है, मार्केट में कुछ बेचने निकली है, पर वो केशरी है, केशरी को पसंद आया कि यार ये तनु तो कुछ अच्छा अच्छा कर रही है, केशरी ने उसे कॉपी कर लिया। पर तनु ना स्मार्ट है, तनु ने पता है वो क्या बोला, उसने पेटेंट ले लिया गवर्नमेंट से कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बेच पाऊंगी, इसके अलावा कोई और बेचेगा तो वो जेल में जाएगा। तो इसीलिए अब जो केशरी है वो तन्नू का प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकती, उसके नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, तन्नू को कुछ और ही करना पड़ेगा जिंदगी में, ये फर्जीवाड़ा नहीं मचा सकती अब, ठीक है केशरी। तो ये जो तनु ने खेल खेला है, ये उसने क्या कर लिया है, पेटेंट ले लिया है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। राइट, है ना। क्लियर है। और बायोपेरेसी क्या होता है? इज अ टर्म यूज टू रेफर टू यूज बायो रिसोर्सेज, मतलब जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज होती है और एक डेवलप्ड कंट्रीज होती है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास सिर्फ क्या है, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, पर उनके पास ट्रेडिशनल लैंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती है, वो क्या करती है, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, इनकी जो बायो रिसोर्सेज होते हैं, इनको काम लेके, इनको लेके अपने यहाँ अपने फायदे के लिए वो बिल्ड करती जाती है। पर हमारी जो गवर्नमेंट है अब वो इस पे भी काम कर रही है कि हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये होता है बायोपेरेसी, कि एक्सप्लॉइट करना बायो रिसोर्सेज को खुद के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको, सबको समझ आ गया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। अभी हमारा वो खत्म हो गया है, बायोटेक पूरा खत्म हो गया। अब हम ना बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक ना ये बायो 11th का आई थिंक थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, तो अपन को जूबिया को एनसीईआरटी लाने दो उठाकर, एनसीईआरटी लाने दो उठाकर, वाह वाह जूबिया। इवोल्यूशन कब होगा? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। इवोल्यूशन करना है क्या पहले? बताओ, इवोल्यूशन करना है तो इवोल्यूशन कर लेते हैं पहले।
यहाँ पर इन्होंने पहले बायोमोलिक्यूल्स डाल रखा है। बायोमोलिक्यूल्स भी अपना बच रहा है ना, तो आई थिंक अपन को ये भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये होने वाला था तब तक। एक सेकेंड रुको यार, बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स निपटा लेता फटाफट, फिर अपन इसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे या फिर माइक्रोब स्टार्ट कर देंगे। इवोल्यूशन हार्ड है, उसके लिए बुक चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स से मैं बता रही हूँ, बहुत छोटर मोटर चैप्टर है जिसको इतना हवा बना रखा है ना तुमने बायोमोलिक्यूल्स को। अब बट बेटा मेरे को वो प्लानर देख रही हूँ मैं, प्लानर के हिसाब से। अच्छा एक सेकंड रुको यार, आप मेरे को एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों के लिए ना एक बार कॉल करके पूछ ही लेती हूँ कि यार क्या मैं आपकी डिमांड के हिसाब से चल पाऊंगी, नहीं चल पाऊंगी। एक सेकंड दो मेरे को, है ना, एक सेकंड। नहीं तो मेरे पे बात आ गई ना। अब इजी लगेगा, हाँ मैं बोल रही हूँ बेटा इजी लगेगा, आप बस कहानियां सुनते जाओ बैठ के। बच्चों एक बात बताओ कि आप लोगों का केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स हो गया है क्या? चल रहा है, चल रहा है। हेलो, आई एम बैक बच्चों पार्टी।
हाँ तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सॉर्टेड सा एक चीज निकाला है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, अगर जैसे अगर अपन बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं तो आपका छुट्टी से पहले ना सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स हो पाएगा, और आई थिंक सोमेश सर भी आपको वो करा रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल सेम सेम है, मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगी, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मैं भी थोड़ा आपको पढ़ाऊंगी। तो एक ही चीज दो दो पढ़ने की जगह ना यही सही रहेगा कि अपन ना इवोल्यूशन स्टार्ट कर दे, है ना। थोड़ा अगर लॉजिकली सोचा जाए जिसमें आपका फायदा हो, वो तो यही होगा कि है ना इवोल्यूशन आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बायो में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है ना। तो अभी अपन इवोल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पर एक ये भी चीज है, जैसे अपने पास सिर्फ 20 मिनट बचे, और तो मैं ये काम करती हूँ, अपन वेस्ट ना करते हुए टाइम, क्योंकि जैसे अपन सैटरडे को करते हैं तो अपन एक काम कर लेते हैं, अभी फटाफट डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं। अपन बायोटेक में क्या पढ़ा है वो समझ आया भी है या नहीं आया, वो भी अपन को जानना जरूरी है। तो ये करें अपन, बताओ। और अपन ये करते हैं इवोल्यूशन, फिर है ना जाने से पहले अपन जितना हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के इवोल्यूशन और जो जो हो सकता है वो निपटाते हैं। ठीक है ना। डीपीपी भी करनी है ना, क्योंकि तो वही मेरे को यही थोड़ा वाइस लग रहा है अभी के लिए आप सबके लिए। तो यही करते हैं, है ना। तो जो अपन ने क्योंकि करा है, हाँ वही, वरना सब वही 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 एग्जैक्टली। तो मेरे पास डीपीपी पड़ी है, एक सेकेंड। तो मैं वो करवा देते हैं और फिर अपन इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, पर यार सिर्फ 15 मिनट में मैं इवोल्यूशन की कहानी शुरू करूंगी तो बेटर है। एक वो रिकॉर्डिंग जो अपनी चल रही है ना वो भी मिक्स हो जाएगी, आपके लिए भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मैम आधी रिकॉर्डिंग में बायोटेक हो रहा है, आधी रिकॉर्डिंग में इवोल्यूशन हो रहा है, समझ नहीं आ पाएगा, है ना। तो इवोल्यूशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएगी फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, और यहीं पे आपकी डीपीपी बायोटेक वाले में ही हो जाएगी, है ना। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मतलब मानना पड़ेगा, किस्मत हो तो तुम लोगों की जैसी हो, बाकी कोई बैच में ना, मतलब मानना पड़ेगा एक डीपीपी मैंने आज तक नहीं कराई होगी, भर भर के जो डीपीपी इस बैच में मैंने कराई है ना, सही बता रही हूँ। चलो, ऐसे सारे आंसर पहले ही ना देखने लग जाना, है ना। चलो पहला, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू। बताओ क्या आंसर होगा फर्स्ट वाले का। साइलेंसिंग करवाते हैं एमआरएनए की इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, क्या होगा। बोलवर्म, नीमेटोड्स, बैक्टीरियल ब्लाइट्स, व्हाइट रस्ट। आंसर, आई वांट आंसर। गुड, गुड एवरीवन। ठीक है,
ये आ गया। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ प्लांट, टू इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट, टू डिक्रीज द सीड नंबर, टू इंक्रीज प्लांट वेट। कितनी बकवास बात लिखी है। मैम को भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैम ने डायरेक्ट टिक कर दिया। ठीक है। नहीं बेटा इफ्रा, अगर मैं पोल करवाऊंगी ना तो फिर मैं एक एक बच्चे ना आपका आंसर नहीं देख पाऊंगी कि आप लोग क्या दे रहे हो। डीपीपी मतलब बेसिकली यार अपन डिस्कशन करके करें ना तो मैं देख पाऊँ। देखो आपके ऊपर है इंसानियत से आप चीटिंग करके दे रहे हो या कैसे, पर मैं अब देख पाऊंगी ना कौन सा बच्चे का क्या क्या आंसर है, कौन क्या दे पा रहा है, तो अपन डिस्कस कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं डिस्कस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं कर रही। करने दो बच्चों, इनको करने दो। देखो करने दो इनको, करने दो। देखो इंसानियत अपने अपने साथ है। अभी चीटिंग कर लेंगे, बाद में फिर रोएंगे। टबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस। वेरी गुड। Which one of the following technique made it possible to genetically engineered living organism? बताओ इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। Consider the following four statement, which are the two statement is incorrect। इनकरेक्ट का ध्यान रखना। The first transgenic buffalo Rosie produced milk which was human alpha lactate albumin enriched। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस और नो, पहले तो मुझे बताओ क्या ये सही है, हाँ या ना। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या ये सही है? बताओ सेकंड वाला सही है या नहीं है। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। Disarm pathogen vector are used in the transfer of which of the two statement is incorrect। कौन से दो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट हैं, बताओ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, या फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर क्या है, ए बी सी और डी। आंसर क्या है, ए बी सी और डी। कितना कंफ्यूजन है ना बच्चों आपको, देखो कितना आपको मैं थोड़ा सा ऐसा रोकती हूँ, आप कितना कंफ्यूजन हो जाते हो। ये बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, काटता था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, काटता था, उसको सेपरेट करता था। इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब ये अपना काम सही से कर रहा है। पर डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि आप लोग उससे कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम प्योरिफिकेशन वगैरह ये सारा जो चीज है ये इसमें आता है या नहीं आता है। तो आंसर तो बेटा यही है, फर्स्ट और थर्ड ही गलत है, तो आंसर है सी। ठीक है, अब इधर आ जाओ फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं लेना है ना। सी डीएनए प्रोब्स, ओहो, सी डीएनए प्रोब्स आर कॉपीड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ। अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है।
गुड कोमल तन्नू, इट्स इम्प्रेसिव। ठीक है, तो बेटा cDNA probes are copied from messenger RNA molecule with the help of reverse transcriptase। इसको याद कर लो। cDNA अभी जो पढ़ा था ऐसा करके, वो C अलग था, cDNA कुछ भी नहीं पढ़ा था अपन ने। आप लोगों को बेटा मैं दिख रही हूँ? ये बताओ पहले, आप लोगों को मैं विजिबल हूँ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सेवेंथ क्वेश्चन देखो। इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, क्या किसका डेवलपमेंट करवाया था इसने? राइट, ये तो इजी था। डॉली शीप वॉज ऑब्टेन्ड बाय, ये बताओ, डॉली शीप वॉज ऑब्टेन्ड बाय। पता है किसी कौन सा? सब तुक्का मार रहे हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मार रहे हैं ना? बताओ बताओ। बेटा इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर है क्लोनिंग द अडर सेल फ्यूज्ड विथ यून्यूक्लिएटेड oocyte। इसको ना याद कर लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? बताओ बताओ। Here is some information for which of the following form the basis of DNA. बताओ आंसर। कौन सा वाला बच्चा बताओ, कौन सा वाला इफ्रा? बच्चा एक सेकेंड रुको, मुझे लाइट जलाने दो, एक सेकेंड रुको। आई थिंक नाउ आई एम क्लियरली विजिबल टू एवरीवन, है ना? चलो, अरे डॉली शीप जो होती है ना, इसको आप बस ये याद रखो कि जो सोमेटिक सेल होते हैं, ये जो अडर सेल होते हैं ना, इसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जो सोमेटिक सेल्स अपने होते हैं, इसको हम क्लोन करवाते हैं, उसके बाद में हमारा डॉली शीप बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था गैमेट्स। गैमेट्स को फ्यूज करके क्लोनिंग करके आप कभी भी कुछ नहीं बना सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, गैमेट्स हमेशा फ्यूजन के लिए होते हैं, क्लोन करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट को आप मिलवाओगे, फर्टिलाइजेशन करवाओगे, उनको क्लोन कैसे क्या करवाओगे? मेल को क्लोन करवा के आगे बढ़वाते रहोगे, क्या करोगे जब तक फीमेल नहीं होगी? तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और जो क्लोनिंग होती है, सोमेटिक सेल वगैरह, जो जर्म सेल्स वगैरह, जर्म सेल्स अलग होते हैं, सोमेटिक सेल्स का क्लोनिंग करवाते हैं, तब डॉली शेप बनता है। ठीक है, इतना याद रखो, इससे ज्यादा आपको याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? फर्स्ट, द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इन डीएनए। ठीक है, दूसरा है सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। राइट, द रिलेटिव डिफरेंस इन डीएनए, अरे यार ये तो बहुत ही गंदा है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन रिजेस एंड ग्रुप्स ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बहुत गंदा है। ठीक है, तो इसका है बी।
10th है द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर, किस लिए बनाया गया बताओ। ये पता था आप लोगों को? ये पता था आप लोगों को कि तुक्का मारा है? पता था, गुड। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, बायोवॉर इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट ह्यूमंस और दियर क्रॉप एंड एनिमल्स, बायोएथिक्स is the unauthorized use of bioresources and traditional knowledge related to resources for the commercial benefits, biopatent is exploitation। ये तो बायोपेटेंट वाला तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन कौन से ट्रू है? सी, ये दोनों सही है, बायोवॉर और बायोएथिक्स है ना, अपन ने अभी पढ़ा था। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। स्टेट करेक्ट है ना, करेक्ट कौन सा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप can affect human health by causing allergic reaction, transgene in commercial crop can endanger native species, example bt toxin gene expressed in pollen might endanger pollinator like honey bee। C है production of genetically modified crop causes damage to the natural environment and is always costly। नहीं 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 नहीं, नो। ठीक है, अब आपको किसमें कंफ्यूजन है बताओ, ये फर्स्ट वाला सही होगा कि नहीं होगा? काफी दिक्कत आ रहा है इससे। Which of the following is are correct with regard to disadvantage? बताओ कौन सा डिसएडवांटेज सच में है? क्या प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉजेज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमेशा इसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट सच में नुकसान पहुंचाएगा? अगर हमेशा बेटा इसकी वजह से नुकसान पहुंचता तो हम कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाई कभी कुछ करते ही नहीं ना, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमेशा एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो वो पॉइंट पहले ही रॉन्ग हो गया है। दूसरा, ट्रांजीन्स इन कॉमर्शियल प्लांट कैन एंडेंजर नेटिव स्पीशीज, एग्जाम्पल बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस इन पॉलन माइट एंडेंजर पॉलिनेटर्स लाइक हनी बी। हाँ, ये बी वाला हमारा पॉइंट सही हो सकता है। और जो यहाँ पे है यार, आप लोगों को शायद दिख नहीं पा रहा, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन अफेक्ट ह्यूमन कॉजिंग, नहीं, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, हाँ तनु, मे बी नहीं, इट्स बी ओनली। ठीक है, हमारे को अगर हमें उससे एलर्जी हो रही है तो हम वो, पहली बात है, वो वाला मॉडिफिकेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, उससे दूर ही रहेंगे। अब हम लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वर इंट्रोड्यूस इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बॉलवर्म। फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। राइट, हिरोडिनिज। हिरोडिन क्या है, फटाफट इसका आंसर दो यार। हिरोडिनिज, ये पता होना चाहिए आपको, हिरोडिनिज। गुड एवरीवन, impressive। Early detection of a disease
इज पॉसिबल बाय, मैंने बताया था आज ये अर्ली डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है। गुड, गुड एवरीवन, इट्स आंसर इज डी। जीन थेरेपी कैन रेफर टू एज, जीन थेरेपी क्या होता है मैंने आज ही बताया, प्री क्लीनिंग टेस्टिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैंसर ट्रीटमेंट। बताओ क्या होगा, जीन थेरेपी क्या है। राइट, इट्स बी ओनली, अपन ने पढ़ा था ना एडीए वाला, जीन थेरेपी, जिसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट पड़ता है, अपन एडीए वाला। आप भी इसको जो गलत करते तो मैं पीट पीट के ना सबको भूत बना देती। 17 rules of conduct that may be used to regulate our activities in relation to the biological world is called, बताओ। गुड, फ्लेवर सावरर इज द ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ, ये तो मेरे को मेरे हिसाब से पता होगा सबको, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। गुड, बायोपेरेसी इज रिलेटेड टू, यार सेम सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं यार, आपको तो पता होगा बायोपेरेसी क्या होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायोरिसोर्सेज, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बायोरिसोर्सेज, बायोरिसोर्सेज क्या होता है। डी, इट्स डी, उसकी जो रिसोर्सेज वगैरह उसकी नॉलेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इट्स डी ओनली, है ना। cDNA probes are copied from messenger RNA molecules with the help of, यार ये किया क्या अभी, हाँ यही तो किया ना अपन ने। मैम यार क्या करते हो आप। Genetically engineered bacteria have been used in commercial production of, genetically engineered bacteria have been used in the production of, फटाफट फटाफट आंसर। इजी है बेटा, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो डी और बी में। कमर्शियल प्रोडक्शन है, एक ही यार, अपन ने एक ही के बारे में पढ़ा अभी तक, तो इंसुलिन ही करो। गोल्डन राइस इज कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन, बताओ। व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। कहाँ गया। हाँ, गुड, इट्स बी ओनली, क्लोरम फेनिकॉल एंड इरिथ्रोमाइसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ। 22 का आंसर। हम्म, सेम 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 नाम जाने पहचाने नहीं लग रहे थे, क्यों। Transgenic animals are those which have,
कौन से होते हैं? फॉरेन डीएनए इन सम सेल्स, फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ देयर सेल्स, फॉरेन आरएनए इन ऑल ऑफ देयर सेल। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे बताओ पहले मेरे को। सारे यार, एक सेकेंड, इस वाले में तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि सारे में होगा। इसको एक बार मेरे को कंफर्म करने दो, है ना। ऑल और इसमें सही है, यही होगा बेटा, यही होगा जो मैंने किया ना, यही होगा। फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ दियर सेल, इट्स ऑप्शन बी ओनली। मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया ना, मैं सही बता रही हूँ, घर में घुस के मारूंगी। एक बार को आप लोगों की वजह से कॉन्फिडेंस से चलते हो ना कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। नहीं बेटा, यही होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स हैविंग, कौन से होते हैं? इधर बताओ, पहले ये बताओ, ये फटाफट फटाफट निपटाना है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्लांट्स हैविंग, कर लो, बी होगा, डी होगा। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। बताओ कौन किसको कंफ्यूज कर रहा है। गुड, इट्स डी ओनली, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस quantities of biological active form of DNA, which one of the following produce products in E. coli, क्या होगा? गुड एवरीवन, गुड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ वो तो इसलिए बोल दिया मैम, पहला दो, ए बी और सी, ये तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिख दी, ये तो समझ ही नहीं आ रही, तो हटा दो। हमने तो इंटरफेरॉन ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, क्या क्या हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के साथ? टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री केनाल, क्या होगा? सोच समझ के देना आंसर। देखो बेटा, थर्ड वाला तो बहुत ऑब्वियस है, इसको मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत थी, है ना। थर्ड वाला तो देखो, आपको पता है ना, ये अपन ने रेजिस्टेंस वाली कितनी सारी चीजें पढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज है टॉक्सिसिटी, क्यों नहीं हो सकती? टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ऑप्शन में कहीं है क्या? हाँ देखो ना, बी में है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चीज एंड योगर्ट आर प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड बाय, ये तो बहुत इजी है, फर्मेंटेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है? ए बी सी डी में से आंसर बताओ।
गुड. Which of the following is a correctly matched pair product and a microorganism responsible for it? बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ मेरे को. क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, इथाइल अल्कोहल और ईस्ट वाला. ये तो लैक्टोबैसिलस तो कैसे होगा? नहीं, नाइट्रोबैक्टर भी नहीं होगा. फर्स्ट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ह्यूमुलिन इज, ह्यूमुलिन क्या होता है बताओ? कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने की बातें हैं. A genetically engineered microorganism used successfully in bioremediation of oil spill is a species of. क्या है 31 का आंसर? 31 का बताओ बेटा. राइट. 31 का बताओ क्या होगा? सोच लो. मेरे को लग रहा है सिर्फ एक कादी जना है जिसको ये पता है. नहीं है एक आध जना भी बेटा. भेड़ चाल में नाप चलो. इसका आंसर है सूडोमोनास. क्या है इसका आंसर? सूडोमोनास. ठीक है. 32. Prenatal screening in human, AIDS virus testing in humans, and genetically engineer for protection against insect attack in plants. All are types of gene therapy. Are example of application of rDNA technology. Require use of same restriction enzyme. Are carried out using gene gun. बताओ क्या होगा इसका आंसर? यार इसका बहुत इजी है, आंसर गलत ना देना. इसका आंसर गलत ना देना. इसका बताओ. 32 का बताओ. सब अलग अलग जा रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं. किसी को कोई श्योर है जो मेरे को मैसेज में लिख के देख सकता है कि मैम मैं एकदम श्योर हूं इस वाले के लिए? कोई है?
प्रिया। समीर मे बी वे भी नहीं होता यार, इट्स बी ओनली बेटा, इट्स बी ओनली, इट्स बी ओनली। अपन ने ये सब क्यों पढ़ा है? ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ही तो एप्लीकेशन पढ़े हैं। आपको ना क्वेश्चन में नहीं घूमना है, मुझे पता था आप लोग क्वेश्चन में घूम जाओगे, इतना बड़ा लिखा है। ऑप्शन देखो ना, जीन थेरेपी के तो टाइप्स है नहीं है, ठीक है। प्लांट स्क्रीनिंग क्या जीन थेरेपी का टाइप है? नहीं। और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अरे यार ये चीज नहीं देखनी। एड्स वायरस की टेस्टिंग के लिए आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे? नहीं ना। और कैरिड आउट यूजिंग द जीन गन, सबके अंदर जीन गन्स नहीं जानते ना, जीन गन अपन जैसे एड्स वायरस अलग दे रखा है, अपन प्लांट्स की अलग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्लांट वाले में अपन जीन गन यूज करते हैं, है ना। तो पर ये सब कॉमनली क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है ना। 33, genetically engineered bovine growth hormone which is highly effective for improving overall growth and milk production in cattle remains a hotly debated issue because क्या होगा? इफराज सिंह मैम, हमें आज बिल्कुल मजा नहीं आया बेटा, पढ़ रहे हैं ना अपन, हर वक्त अपन ऐसे हंसी मजाक नहीं कर सकते ना। क्या होगा इसका आंसर बताओ? इस आंसर इस, बताओ 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 बताओ। राइट, राइट, इट्स सी ओनली, ट्रिपल बिजी। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे। डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, डीएनए वैक्सीन क्या है? मिक्सचर ऑफ हार्मोन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, सिंथेटिक वैक्सीन, प्योर डीएनए और आरएनए। इसका आंसर गलत किया ना, मैं सही बता रही हूँ, इसके आगे मैं फिर तुमसे बात नहीं कर रही। डीएनए वैक्सीन क्या है? इट्स बी बेटा, रिकॉम्बिनेंट। हाँ, अब ये देखो ना, मिक्सचर हार्मोन्स का मिक्सचर अपन ने अभी तक कहीं नहीं किया है। सिंथेटिक वैक्सीन का भी अपन ने यहाँ पे बात नहीं की है कि ये पैसिव है एक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। प्योर डीएनए और आरएनए क्या है? यहाँ पे बोल दिया गया वैक्सीन, और वैक्सीन कैसे बनती है? डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है, तो इट्स रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, है ना। अब 35, टॉक्सिक component of Bacillus thuringiensis protein. Commercial preparation of Bacillus thuringiensis consists of mixture of spores, cryoprotein, and inert carrier. BT stands for Bacillus thuringiensis. For in popular crop of BT cotton, trichoderma is used in biocontrol of fungal pathogen because it has capacity to secrete the enzyme. इतना बड़ा क्वेश्चन था और इसका आंसर मेरे को पता है, एक एक बच्चा ना इसका सही देने वाला है। कहाँ है इतने सारे बच्चे? आंसर दो, आंसर। हेलो, आंसर सोच लो, सी है या डी है?
फिर से देख लो, टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ बैसिलस thuringiensis इज प्रोटीन. कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बैसिलस thuringiensis consists of mixture of spores, cryoprotein and inert carrier. जिसमें बीटी स्टैंड्स फॉर, हाँ ये आपको पता है. तो काइटिनेज और क्रायोप्रोटीन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो मेरे को बताओ आंसर, क्योंकि कुछ बच्चे हो रहे हैं. गुड गुड. ठीक है, नहीं हुए मतलब ट्रिक पता पड़ गई आप लोगों को. कोई बात नहीं, मैं अगली बार से नई ट्रिक लगाऊंगी अब. सैड. हाँ ठीक है, अब मेरे को पता पड़ गया ना, आपको मेरी ट्रिक्स पता पड़ चुकी है. तो अब मैं ना अगली बार से, मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूज कैसे करना है, तो मैं वो करूंगी. मतलब है मेरे को पता है. देखो मैं 2 सेकंड रुक जाऊंगी, बस आपको यूं देखूंगी ना, आप लोग पलट जाते हो. अब मैं पता पड़ जाऊँ सी या डी, आप लोग फिर पलट जाते हो. तो मुझे पता पड़ गया कि अब आप लोगों को भी पता पड़ गया है कि मैं कब आप लोगों के साथ स्कैम कर रही हूँ, कब नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब आपके लिए कुछ नया ढूंढेंगे ताकि आप लोग और कंफ्यूज हो सको. ये जब तक कंफ्यूज नहीं होगे ना, तब तक आप लोगों का क्या जो दिमाग है ना, जो बिल्कुल सोता रहता है आप लोगों की तरह, वो काम नहीं करेगा. आप ही फटाफट फटाफट में आंसर बता दो ना, तो वही चीज होगी कि सबको है ना आंसर चाहिए, और आंसर फटाफट मिल गया, कंफ्यूज हुए बिना मिल जाता है ना, तो वो चीज दिमाग में नहीं बैठती. ठीक है यार, मतलब आई लाइक इट कि मतलब मतलब जैसे मैं आपको बताऊं ना, सच एक रीजन तो ये, आई थिंक 20 मिनट ऊपर हो गए और बच्चों ने ना लीव नहीं किया है. इसका पीडीएफ, हाँ मैं करती हूँ. और बच्चों ने ना, हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, है ना मैं. और बच्चों ने ना लीव नहीं किया, तो इट्स अ गुड थिंग ओनली. तभी ना कुछ बच्चों को कराने में मजा आता है. अब दूसरी लेक्चर्स में क्या होता है, वो तो काम वो मेरा राइट हैंड का है, वो वाला काम मेरा राइट हैंड करेगा.